हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा। तो कैसे हैं भाई सभी? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा अभी तक मैं यहाँ पे आपको अपनी इस आइसोमेराइज्म की सीरीज़ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म कंप्लीट करा चुका हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म कंप्लीट करा चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म पढ़ाऊँगा और इसके बाद एक जो आइसोमेराइज्म है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट कन्फर्मेशंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आज ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म खत्म हो गया, ठीक है ना, अगर भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहे तो कोशिश करेंगे कि आज की इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप आपने पुराने लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे जिससे कि आपको आइसोमर्स क्या होते हैं ये पता होगा अच्छे से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल में जो आपका चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर, वो सब अच्छे से आता होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी आपने सिस ट्रांस अच्छे से पढ़ लिया होगा, इजेड आइसोमराइज्म अच्छे से पढ़ लिया होगा और सिनेंटी भी पढ़ लिया होगा। आज के हमारे इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमराइज्म के बारे में बात करेंगे। तो बात ये होती है कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब ये वर्ड तो सेम है भाई, है ना। आइसोमर्स वर्ड तो सेम है। आइसोमर्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिनका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उसके साथ साथ वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट दिखाते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखाने का रीजन मे बी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता था और दूसरा ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चरल में हम पढ़ चुके हैं, ओरिएंटेशन में जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म हम पढ़ चुके हैं और आज हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पे आए हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा वो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर हमारे बेटा वो आइसोमर है जो सब्सटेंस, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही कमाल के हैं ये, तो जो हमारे ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये बेटा हमारे वो कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसमें काफी कुछ वर्ड्स आएंगे तो हम पहले उन वर्ड्स को जान लेते हैं। ध्यान सुनिएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये एक स्पेशल टाइप की लाइट है। जैसे आपको पता है, मान लीजिए मेरे ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो जो लाइट आती है वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में आ रही है, सिर्फ मेरी तरफ ही आ रही है, वो उधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है, चारों तरफ को अपनी तरफ वो जो है क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये निकलेगी। तो मान लीजिए लाइट जो है कोई वो एक ही प्लेन में तो जाएगी नहीं, वो मल्टीपल प्लेन्स में जाएगी। सही है बेटा। तो जो लाइट है, जो नॉर्मल लाइट है, वो तो अपने सभी प्लेन्स में सभी उस पर जाएगी। सही है। तो अगर इस नॉर्मल लाइट को हम किसी पोलराइजर के थ्रू पास कराएं। पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर बेटा एक इस तरह का हमारा एक इक्विपमेंट है जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज निकोल प्रिज्म। प्रिज्म आपको पता ही होगा, ये एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है निकोल प्रिज्म, जिसको बुक्स में इस तरह से दिखाया जाता है। मतलब जैसे अगर आपको पता होगा ये एक साथ ही जुड़ा हुआ, ठीक है ना, काइंड ऑफ स्क्वायर्स के बीच में ये, तो ये देखिए अगर ऐसा जो था दिस इज प्रिज्म, तो इसी दो प्रिज्म को एक तरीके से ऐसे जोड़ दिया तो ये हो जाता है निकोल प्रिज्म। ये जो निकोल प्रिज्म है ये जो है यही एक पोलराइजर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। पोलराइजर क्या होते हैं? पोलराइजर ऐसे हमारे ऐसा इक्विपमेंट है जो एक नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट बेटा वो लाइट है जो मल्टीपल प्लेन से किसी भी एक प्लेन में हो जाए, चाहे ऐसे या ऐसे या ऐसे, मतलब किसी भी एक प्लेन में हो जाए। मतलब ऐसी लाइट ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी भी एक प्लेन में हो जाएगी तो उस लाइट को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। सही है। व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? लाइट इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है। कैसे बनी? एक नॉर्मल लाइट को पोलराइजर के थ्रू पास कराया गया तो प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। पोलराइजर का एक एग्जांपल निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये डेटा है, याद रखना होगा थोड़ा सा आपको कि सिंपल लाइट को, कोई लाइट है उसको हमने निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से पास कराया, वो प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। अब जब वो प्लेन पोलराइज लाइट बन गई, जो पीपीएल है, अब से मैं प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल लिखूंगा, जो मान लीजिए ऐसे है, इस प्लेन में है, ठीक है जी।
प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने किसी सब्सटेंस, किसी कंपाउंड के थ्रू पास कराया, ठीक है ना, किसी कंपाउंड के थ्रू पास कराया एक ट्यूब में, जिस ट्यूब की जो लेंथ है ना, हम हमेशा डेसीमीटर में लेते हैं, हमेशा। इसका जो एक फॉर्मूला होता है उसमें यूज होता है, तो वो हमेशा डेसीमीटर में रहेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्यूब है जिसके अंदर वो कंपाउंड डाला हुआ है, उसकी लेंथ हमेशा डेसीमीटर में रखेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा जब हम किसी कंपाउंड से पास कराएं और उसका प्लेन चेंज हो जाए, आइदर इन क्लॉकवाइज आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज, और मतलब किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पे, ऐसा नहीं है कि भाई क्लॉकवाइज ही घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस सी बात है, तो क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इन दोनों में से एक हो गई, बट वो किसी भी एंगल से अगर घूम जाती है, पहले वो किसी एक प्लेन में थी, किसी कंपाउंड से पास कराने के बाद वो किसी दूसरे मतलब प्लेन में पहुंच गई, मतलब रोटेट हो गई एक तरीके से किसी भी एंगल थीटा से, सही है, आइदर इन क्लॉकवाइज आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो कंपाउंड था बेटा, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। ये कंपाउंड क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। तो इतना सिंपल सा फंडा है। ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल थीटा से रोटेट कर दें, आइदर इन क्लॉकवाइज आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकल आइसोमराइज्म शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, और उनके जो आपस में आइसोमर्स होंगे, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का मतलब पता होना चाहिए था। वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल थीटा से रोटेट करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। अब उनके जो आइसोमर्स होंगे वो आपस में ऑप्टिकल आइसोमराइज्म शो करेंगे। चलिए, तो मेरे हिसाब से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको पता लग गया है। पोलराइजर, प्लेन पोलराइज लाइट, ये सब आपको पता लग गया है। तो कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे और उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कैसे पहचानेंगे? सही है, ये हमने आज के इस लेक्चर में देखना है। तो बेटा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। कंपाउंड्स विच डजंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री आर बेसिकली नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब बात ये होती है कि सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होते ही क्या है, ये क्या नई चीज आ गई? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसी एक चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को आप किसी भी एक प्लेन से कट कीजिए और जो इसके जस्ट लेफ्ट साइड पे वो इसकी राइट साइड पे अगर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब किसी भी एक प्लेन से कट कीजिए, लेफ्ट और राइट पे या ऊपर या नीचे, मतलब उसकी जो दोनों साइड है ना, अगर वो एग्जैक्टली मिरर इमेज बन रही है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल है इतना। तो अगर जैसे मान लीजिए कि एग्जैक्टली बीच में से निकला, ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसके एग्जैक्टली यहाँ पे ये है, इसके यहाँ पे ये है, तो भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब जैसे स्क्वायर है, इसको बीच में से कट कीजिए, सेम ऐसे कट कीजिए, सेम। अब ऐसा नहीं जरूरी कि ऐसे ही प्लेन हो, ऐसे कर लीजिए, किसी भी प्लेन से किसी भी एक एग्जैक्ट प्लेन से आप कट करेंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है, ऊपर और नीचे सेम चीज आ रही है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सही है। इसके अब देखिए, ये सब चीजें हो गई कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से दिखाई। जैसे अभी पूरी स्क्रीन है, इसके मैं एग्जैक्टली एकदम बीच में ये कर देता हूं, तो जो एकदम लेफ्ट में हुआ वही अगर राइट में हुआ तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सही है। कुछ कंपाउंड्स के हिसाब से बता देते हैं, ठीक है जी, कुछ कंपाउंड्स के हिसाब से बता देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लीजिए बेटा, कोई कंपाउंड है। अब देखिए, जितने भी कंपाउंड जिनमें एक तरीके से जीआई होगा, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब वो एक ही प्लेन में होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है ना, जनरली वो क्या होने वाले हैं, एक ही प्लेन में होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन कार्बन CH3 Cl
ClCH3। अब ये सिस ट्रांस आइसोमराइज्म तो दिखा देगा ज्योमेट्रिकल, बट ये ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। व्हाई? क्योंकि जिस ये प्लेन में है ना, आपको पता होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 है, तो ये क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा एक ही प्लेन में। तो कोई भी कंपाउंड जो एक ही प्लेन में रहने वाला है ना, एक ही सिंगल प्लेन में रहने वाला कंपाउंड, प्लेनर स्ट्रक्चर है कोई, तो भाई साहब वो तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमराइज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो जिस प्लेन में है उसी प्लेन से कट कर दीजिए। मान लीजिए इसे हमने CH3 को ऊपर नीचे से बीच में से कट किया, क्लोरीन जो हमें पता है ये स्फेरिकल है, मतलब हम इनको क्या एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, इनको बीच में से कट करते हुए जाएंगे एग्जैक्टली जैसे ये कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड हमने ऐसे रखा, इसे करेक्ट बीच में से कट करेंगे, तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमराइज्म को शो नहीं करेगा। तो प्लेनर स्ट्रक्चर्स कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमराइज्म। सही है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जैसे GI वाले ये नहीं करेंगे। अब सर कोई ऐसा कंपाउंड बताइए, कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो बेटा इसका सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल जो जनरली बोर्ड लेवल तक काम कर देता है वो है, अगर कोई कार्बन है, किसी कंपाउंड में कोई कार्बन है और इंडिविजुअल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, और उस कार्बन पे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर कोई एक सिंगल एक ऐसा कार्बन एटम है जिस पे जो चारों के चारों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो चारों के चारों डिफरेंट है, मतलब A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C इज नॉट इक्वल्स टू D, मतलब चारों के चारों अगर एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, और कंपाउंड में एक ही कार्बन ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें मल्टीपल कार्बन नहीं हो सकते, मल्टीपल कार्बन हो सकते हैं, बट उनमें से कोई एक कार्बन ऐसा है, उनमें से कोई एक कार्बन ऐसा है जिसमें चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि उसके अंदर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ये ABCD अलग अलग है, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। अब आपको पता होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा हमारा ट्राइपॉड होता है ना बेटा। अब मान लीजिए अगर आपको पता ही होगा कि हम इनमें से अगर इनको दो को एक प्लेन में ले लेते हैं ना, आपको पता ही है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे एक ये है कार्बन, एक इसके ऊपर ये है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। अब इनमें से इसके साथ हम किसी भी एक को तो प्लेन में ले सकते हैं। अब जैसे मान लो इसको साथ इसको हमने प्लेन में ले लिया, इसको सेम प्लेन में ले लिया, तो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। अब हमने इस प्लेन से कट किया तो ये और जो सा हमने प्लेन लिया है वो तो सेम में हो जाएगा, लेकिन जो वो दोनों के दोनों है वो दोनों एक इनसाइड द प्लेन एक आउटसाइड द प्लेन होगा। तो ये दोनों अगर डिफरेंट है, क्योंकि मैंने चारों चारों डिफरेंट रखे हैं, अगर ये डिफरेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं। ऐसे कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। कार्बन which forms all single bonds and have all different groups attached to it is basically known as asymmetric carbon, मतलब उसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है। अब जिसमें सिमेट्री नहीं है तो उसमें भाई साहब हमेशा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपाउंड में सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन है, अगर मल्टीपल हुए मतलब 2 3 4 या ऐसा कुछ है तो गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको एसिमेट्रिक भी बोल देते हैं, और एक और वर्ड है स्पेसिफिकली यहाँ के और ऑप्टिकल आइसोमराइज्म के हिसाब से, दैट इज कायरल। कायरल कार्बन एटम इज दैट कार्बन एटम which has all different atoms attached to it, जिसके साथ सारे डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, उसे कायरल बोलते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल कायरल है ना, सिंगल कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने वाला है, अब अगर एक से ज्यादा हुए तो उसकी गारंटी नहीं है, ये बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक सिंगल है तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने क्या बताया कि आप किसी एक प्लेन से कट कीजिए और उस प्लेन की दोनों तरफ अगर एग्जैक्टली सेम चीजें आ रही हैं सेम पोजीशन पे, तो मतलब वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करने वाला है। तो एसिमेट्रिक कार्बन अगर सिंगल है तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कराएगा। अब जो मल्टीपल वाले वो मैं एग्जांपल्स लूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बेटा देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है ये भी कोई नई चीज नहीं है।
जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक पूरा प्लेन होता था, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई एक पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये है, इसका कोई एक कहीं पे भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेंटर पे, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट, बस उसको ऐसे लेना कि उससे ये चीज चेक की जाए कि उसके दोनों तरफ, मतलब उस पॉइंट से हम दोनों तरफ देखें तो सेम चीज है। जैसे इसके यहाँ पे ये, तो इसके जस्ट अपोजिट सेम चीज आनी चाहिए। क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो इसमें ट्राइंगुलर शेप में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे स्क्वायर है, इसके हम एग्जैक्टली अगर बीच में लगाएं, इसके इतना इधर है, इतना इधर, एक सेम चीज है, इधर इधर सेम चीज है, इधर इधर सेम चीज है, इधर इधर है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली दैट इमेजिनरी पॉइंट, वो इमेजिनरी पॉइंट है जिस पॉइंट से दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम चीज आ जाए। तो अगर वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आप पहचान सकते हैं, नहीं है तो नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये चीज ध्यान से सुन लीजिएगा। कंपाउंड विच कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, whereas compound which does not have plane of symmetry or center of symmetry will be optically active all the time। सही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इतना बेसिक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री उस प्लेन से देखिए कि मतलब ऐसा कोई प्लेन जिसके दोनों साइड पे एग्जैक्टली सेम एटम सेम पोजीशन पे, मतलब एक तरीके से मिरर इमेज बन जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट जिससे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब जस्ट सेम पॉइंट्स उससे एग्जैक्टली सेम दूरी पे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, ध्यान सुन लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन CH3 CH3। अब देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, क्योंकि ये मैंने बताया ही हुआ है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑब्वियसली है। क्यों है प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि भाई ये प्लेनर स्ट्रक्चर और प्लेनर को हम उसी के सेम प्लेन से कट करेंगे तो ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम चीज बनेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो ध्यान सुनिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, इसके इधर कार्बन इधर कार्बन, सही है। CH3 CH3 है, क्लोरीन क्लोरीन है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो पहली बात, कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट अगर आ जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता वो कंपाउंड। अब इसमें तो दोनों है तो बात ही खत्म हो गई। अब एक चीज और बताता हूं, इसका देखिए, ये जो ट्रांस वर्जन है इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर इसी का ही हम सिस वर्जन ले लेते, ये इस सेंटर से इधर कार्बन है इधर कार्बन है, ये तो है, लेकिन इससे यहाँ पे क्या है? CH3, तो इसके जस्ट अपोजिट CH3 है क्या? नहीं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तब भी रहेगा, वाई? बिकॉज सेम प्लेन से अगर हम कट कर देंगे, सही है, अगर हम सेम प्लेन से कट कर देंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। तो अब कोई कहे सर देखो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, चलो भाई अब इसका इस क्लोरीन का देखना कैसे होगा, इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। अब तुम अलग अलग पॉइंट थोड़ा ना, एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से जस्ट अपोजिट साइड्स पे, वो मतलब ऐसा सेंटर है, वो ऐसा इमेजिनरी सेंटर है जिसके जस्ट अपोजिट साइड पे सेम पार्टिकल सेम एटम्स आ रहे हो, तो उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब दोनों में से कोई भी एक है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, अगर दोनों ही नहीं है। एग्जाम्पल्स, तो एक तो मैंने ये बताया कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल है, सिर्फ एक कार्बन, जैसे CH3 HCl Br, किसी भी एक प्लेन से कट कर दो, मान लो इस कार्बन और ये मान लीजिए CH3 से बाहर को है, सेम से कट किया, तो हमें पता है एक H और Br वो अंदर वाले प्लेन में होंगे, तो H के अपोजिट तो Br आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंपाउंड्स विच डजंट कंटेन POS और COS आर बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कंपाउंड विच कंटेन्स अ सिंगल कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब अगर मल्टीपल हुए तो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशर प्रोजेक्शन के एक मतलब प्रोजेक्शन के तरीके हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे है,
CH3 CH3 H H Cl Cl। अब ये देखिए, क्या ये कायरल सेंटर है? बिल्कुल है। क्यों? हाइड्रोजन CH3 Cl और ये पूरा का पूरा अलग है, तो ये कायरल है, ये भी कायरल है ना। अब एक से ज्यादा कायरल है, लेकिन अगर इसे आप करेक्ट बीच में से कट करेंगे, इसका प्लेन देखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3 Cl Cl, तो इसमें तो POS आ गई, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मल्टीपल कायरल होने पे जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा। अगर हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है तो है। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कोई भी एक POS या COS में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट आ रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लाइक इन दिस। कायरल होने के बाद भी ये नहीं है। सही है। अब एक चीज का ध्यान से सुनिएगा, बात वर्ड सुनिएगा। अगर कोई कंपाउंड जिसमें, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई कंपाउंड जिसमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं, जैसे कि ये, सही है, तो ये क्लॉकवाइज घुमानेगा, या देखिए ये जो अकेला है ना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं घुमाएगा, ये घुमाएगा। मान लो जस्ट इन केस ऐसी ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो पता क्या होगा, इसकी जो मिरर इमेज है ना वो करेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और इस वजह से जितना ये क्लॉकवाइज घुमाएगा ये इतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को नेगेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। अब इसमें एक और वर्ड आता है, जब एक ही कंपाउंड के जब विदिन अ कंपाउंड ही ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो ऐसे सिनेरियो में हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनल कॉम्पनसेशन। क्या यूज करते हैं? इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन। अगर एक ही कंपाउंड के विदिन हो गया, समझ में आ रही है बात? अगर एक ही कंपाउंड के विदिन ही, मतलब इसने घुमाया, लेकिन वही वाली बात है, एक कोई चीज है ना, इसको इधर से फोर्स लगाई, करेक्ट उतनी ही फोर्स अपोजिट साइड से लगा दी, तो क्या इसमें फोर्स नहीं लग रही? फोर्स तो लग रही है, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? बिकॉज दोनों तरफ से अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और बराबर फोर्सेस हैं, तो इसलिए वो उसी जगह पे रहेगा। इसे कहते हैं क्या? इंटरनल कॉम्पनसेशन। मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल ही उसने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया, नेगेट कर दिया। लेकिन अगर इसकी जगह पे ऐसा होता कि कोई ए कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, कोई ए कंपाउंड है, इसने क्लॉकवाइज घुमाया 30 डिग्री से, मान लीजिए किसी प्लेन पोलराइज लाइट को इसने 30 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाया, और एक दूसरा कंपाउंड लिया बी, उसने इसी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 30 डिग्री से, और हमने इन दोनों का 50-50% मिक्सचर मिक्स कर दिया, मतलब जितना ये करेक्ट उतना ही ये मिक्स कर दिया आपस में, और उसी ट्यूब के अंदर डाल दिया, है ना, ट्यूब के अंदर डाल दिया दोनों का 50-50%, ए और बी का 50-50% सेम रेशो में, ठीक है जी। और फिर हमने प्लेन पोलराइज लाइट को इससे पास कराया, तो फिर भी वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी। क्यों? क्योंकि जितना ए घुमाएगा क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज बी घुमा देगा, और ये एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को खत्म कर दे। वैसे देखो वो घूमेगा, लेकिन जितना इधर से लगा घूमा उतना ही उधर से घूम जाएगा, तो इस वजह से ये भी नहीं घूमेगा। और ऐसा मिक्सचर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मिक्सचर जो जिसमें दो अपोजिटली एक्टिव कंपाउंड, मतलब अपोजिटली इन द सेंस एक क्लॉकवाइज घुमाता है एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और सेम एंगल से घुमाते हैं, सही है। अगर उनके हम 50-50% मिक्सचर को, मतलब सेम रेशो में अगर हम चीजों को मिक्स करें, तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ two oppositely active compounds which are mixed in equal proportion is known as a racemic mixture। इस तरह की कॉम्पनसेशन को हम एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन बोलते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड थे तो दोनों ने नेगेट किया, तो एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। दो वर्ड हो रहा है, इंटरनल कॉम्पनसेशन और एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, सही है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट अलग अलग वर्ड आए हैं। प्लेन पोलराइज लाइट, निकोल प्रिज्म पोलराइजर हो गया। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी थीटा एंगल से आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इंटरनल कॉम्पनसेशन, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सारी की सारी चीजें यहां से आती हैं हमारी किसमें? ऑप्टिकल आइसोमर्स में। अब सर कुछ ऐसे कंपाउंड बताइए जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करें और मल्टीपल कायरल हो। कोई बड़ी बात नहीं है,
एच एच, सही, Cl Br, सही, CH3 C2H5। अब एक चीज देखिए, क्या इसमें कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। अगर ऐसे कट करोगे एच तो है, लेकिन ये और ये डिफरेंट है, ये और ये अलग डिफरेंट है। ऐसे कट करोगे तो भी डिफरेंट है। दोनों कायरल सेंटर है। पीओएस है, नहीं है। सीओएस है, नहीं है। देख लो कहाँ पे सीओएस, यहां से नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या सर हमेशा सिंगल वालों में ही होता है? सिंगल मतलब जो सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, क्या कोई ऐसा केस हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड और वहां पे भी दिखा दे? बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, एलीन्स टाइप का केस, दो डबल बॉन्ड, एक नहीं दो, या 4 या 6 या 8, 1 3 5 7 वाला केस नहीं। बाय बिकॉज जब एक सिंगल बॉन्ड होता है या 3 होते हैं एक साथ या 5 होते हैं, ऐसे एलीन्स विच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कॉन्जिक्यूटिवली, वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। मतलब उनके साथ जो ये एटम्स अटैच होते हैं ना, वो सेम प्लेन में होते हैं। लेकिन जब 2 4 6 8 ये सब होते हैं तो ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं एक दूसरे से। तो ध्यान सुनिएगा, इफ A is not equals to B and C is not equals to D, ऐसे सिनेरियो में ध्यान सुनिएगा, यहां पे ग्रुप जुड़े A B C D और इनमें से कोई भी सेम ना हो, मतलब ये आपस में सेम ना हो और ये आपस में सेम हो सकते हैं लेकिन ये आपस में सेम ना हो, तो ऐसे केस में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। वाई? ध्यान सुनिएगा वाई। देखिए जस्ट इन केस ये तो एक प्लेन में होंगे, ये भी सेम में हो जाएंगे, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन निकल जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंट हुए तो आपने क्या किया, इनके प्लेन से कट किया और ये दोनों तो आउट ऑफ प्लेन है। अगर ये दोनों सेम होते सी और डी, तो आपने जिस प्लेन से कट किया ये आधा आधा हो जाता, ये भी आधा आधा था, और सी और डी अगर सेम होते तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती, या फिर ए और बी सेम होते, ये अलग होते तब भी। लेकिन अगर ये इससे अलग है और ये इससे अलग है तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही नहीं है। क्यों? ये और ये हमने डिफरेंट रखे हैं, ये और ये हमने डिफरेंट रखे हैं। सही है, तो सीधा सा बता रहा हूं, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को देख सकते हैं। अगर सिंगल कायरल है तो बेटा उसमें कभी भी पीओएस या सीओएस नहीं आने वाला है, तो वो तो हमेशा होगा। लेकिन अगर मल्टीपल कायरल है, मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सही है, तो ये होते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी टर्म्स, सारी टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, आपको है कि सर इस तरह के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको मैं आपको जैसे भी करके मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे मुझे कोई स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस की वीडियो बनानी पड़े या कुछ भी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा लेक्चर और आपने ये अच्छे से देखा होगा। अगर आपने ये कंप्लीट लेक्चर देखा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स आवर मोटिवेशन। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर अपने रेगुलर हम आपके में वीडियोस डालें, जिससे कि आपकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है जी, बाकी तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खेलते भी रहिए, मज़े भी कीजिए, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर एंड थैंक यू।